हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10 के एक ऐसे महत्वपूर्ण अध्याय के बारे में जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। यानी ये जो हमारा पर्यावरण नामक का एक अध्याय है, ये अध्याय लगभग 5 से 6 नंबर का अध्याय है। इस बार ये 5 से 6 नंबर के अंक ये आपको प्रदान करेगा ये अध्याय। अगर आपने ये अध्याय पूरा अगर इस वीडियो को पूरा देख लिया तो ये अध्याय आपके पूरे का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो बने रहिएगा इस सेशन में। लगातार हमारी ये मैराथन क्लास होने वाली है। और अगर आपको नोट्स बनाना है तो भी आप बना सकते हैं वीडियो को रोक रोक के। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला समय आपका है जल्द ही सारी की सारी कक्षा 10 की जितनी भी साइंस है ये पूरी की पूरी आने वाली है। अभी तो शुरुआत हुई है। अब स्टार्ट करते हैं हमारे पर्यावरण के बारे में। तो क्या है ये पर्यावरण है, तो आपको ध्यान रखना है पर्यावरण शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि प्लस आवरण, इससे बोलते हैं परि प्लस आवरण पर्यावरण। तो ये है क्या पर्यावरण? तो देखो इसका मतलब है कि पर्यावरण का मतलब है सभी चीजें होती है जो हमें घेरे रहती है, सभी जैविक एवं अजैविक घटक शामिल है। अब देखो दो मीनिंग, एक होता है जैविक, एक होता है अजैविक। तो जैविक घटक को नाम से स्पष्ट हो रहा है ऐसे घटक जिसमें जीवन पाया जाता है, और अजैविक घटक अर्थात इसमें जीवन है वो नहीं पाया जाता है। ये ध्यान रखना, आगे इसका विस्तार से आएगा। जैविक व अजैविक घटकों के पारस्परिक मेल से पारितंत्र बनता है। अब देखो इकोसिस्टम की बात करते हैं तो जैविक और अजैविक घटकों के पारस्परिक मेल से क्या बनता है? पारितंत्र बनता है। यानी ये दोनों घटक होने जरूरी है तब जाके एक पारितंत्र का निर्माण है वो हो जाएगा। एक पारितंत्र में जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जिससे आहार श्रृंखला व आहार जाल बनते हैं। इन चीजों के बारे में एकदम ध्यान से आगे पढ़ने वाले हैं, विस्तार पूर्वक है, एकदम आसान अध्याय है ये। मनुष्य की गतिविधियों के कारण हमें हमारे पर्यावरण में गिरावट आ रही है, वह समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जैसे ओजोन परत का ह्रास में कचरे का निपटान। यानी आज मनुष्य लालच में आकर आपको पता है कि पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। चाहे वनोन्मूलन की बात करते हैं, चाहे उद्योगों की बात करते हैं, चाहे प्रदूषण की बात करते हैं, किसी न किसी तरह से आज मनुष्य लालच में आके अपने अपने स्वार्थ के लिए क्या करता है? पर्यावरण को हानि पहुंचाता है, पर्यावरण को क्षति पहुंचाता है। तो किस प्रकार से हमारा जो पर्यावरण है इसका अर्थ क्या है, इसमें कौन कौन से घटक शामिल है, जैविक घटक क्या है, अजैविक घटक क्या है, और ओजोन परत किस प्रकार से है, ये सारे के सारा जो मैटर है ना ये अभी भी स्टार्ट करने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं पारितंत्र से। तो पर्यावरण का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि पर्यावरण हमारे जो चारों ओर का जो आवरण है उसे क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं। अब देखो पारितंत्र ये वर्ड है, इस पारितंत्र है यहाँ थोड़ा कटा हुआ है पारितंत्र। तो देखो परिभाषा की बात हम करते हैं, एक क्षेत्र के सभी जीव व जीव अर्थात जैविक घटक की बात हो रही है, वह अजैविक घटक मिलकर एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। इसलिए एक पारितंत्र जैविक जीवित जीव व अजैविक घटक जैसे तापमान, वर्षा, वायु, मृदा आदि से मिलकर बना है। ये ध्यान रखना भाई। अब देखो आपको ये दो चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी कि एक तो होता है जैविक घटक और एक होता है अजैविक घटक। यानी जैविक घटक के अंदर होता है जीवित जीव और अजैविक घटक के अंदर है उन जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है। जैसे अजैविक घटक के बारे में ध्यान रखना, ये तापमान, वर्षा, वायु, मृदा, क्या इनमें जीवन पाया जाता है या नहीं? अर्थात ये अजैविक घटक के उदाहरण है, इनके बारे में आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो अब देखो पारितंत्र के प्रकार पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो देखो इसके दो प्रकार है पारितंत्र, आपको पता है कि दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है सिंथेटिक यानी मानव निर्मित पारितंत्र है। यानी एक होता है प्राकृतिक, आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है कि प्राकृतिक पारितंत्र का मतलब है जो पारितंत्र प्रकृति में विद्यमान है, अर्थात प्रकृति के द्वारा ही इस पारितंत्र का निर्माण हुआ है। और मानव निर्मित का मतलब है कि जो पारितंत्र मानव ने निर्मित किए हैं उन्हें मानव निर्मित पारितंत्र कहते हैं, जैसे खेत, जलाशय, बगीचा।
ये उदाहरण है मानव निर्मित पारितंत्र का। अब देखो पारितंत्र के घटकों की अगर हम बात करते हैं तो घटकों में पारितंत्र में मुख्य रूप से हम जैविक घटकों की आज हम चर्चा करने वाले हैं। अजैविक घटकों के बारे में हमें ध्यान ज्यादा नहीं रखना है, बल्कि हमें अगर पारितंत्र की परिभाषा पूछे तो जैविक और अजैविक घटक मिलकर क्या किसका निर्माण करते हैं, पारितंत्र का निर्माण है वो करते हैं। अब देखो पारितंत्र के घटक आपको पता है दो है, अजैविक घटक और जैविक घटक। यानी जैविक घटक के अंदर अर्थात जीवन पाया जाता है, ये ध्यान रखना। जैविक घटक का मतलब यह है कि इसमें जीवन पाया जाता है, और अजैविक घटक का मतलब है हवा जल भूमि, अर्थात इनमें किसी भी प्रकार का जीवन नहीं पाया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों आपस में क्या है, संबंधित है। अर्थात अजैविक घटक के बिना जैविक घटक है वो संभव नहीं है। क्या बिना हवा के कुछ जीना जीना संभव है क्या, बिना हवा बिना जल बिना भूमि। यानी जैविक घटक पूर्ण तरीके से अजैविक घटक पर क्या है, निर्भर है। तो अब देखो जैविक घटकों को फिर से तीन पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक होता है उत्पादक, एक होता है उपभोक्ता, एक होता है बटन। अब देखो अब एक होता है उत्पादक यानी प्रोड्यूसर, और एक होता है उपभोक्ता यानी कंज्यूमर, और एक होता है अपघटक है। इनको बोल सकते हैं उत्पादक का मतलब क्या है, ये उत्पादन करता है। अर्थात सर्वप्रथम ये उत्पादन, जैसे मान लो पेड़ पौधे हैं, ये भोजन का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। अब हमने क्या किया, या पशु ने पेड़ पौधों को खाया, तो कहीं ना कहीं पेड़ पौधों को खाया तो ये क्या कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं ना। तो उपभोग और उपभोग होने के बाद ये जितना भी जो प्रोडक्ट बचता है इनका क्या होता है, अपघटन होता है छोटे छोटे जीवाणु द्वारा। इनका अपघटन का मतलब होता है तोड़ना, ये तोड़ देते हैं और जमीन में वापस मिला देते हैं। इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहती है। अब देखो उत्पादन में शाकाहारी और उपभोक्ता में मांसाहारी सर्वाहारी, और अपघटन में ये परजीवी, इनके बारे में ध्यान रखना है। अब देखो स्टार्टिंग से देखते हैं अजैविक घटक। फिर से परिभाषा देखते हैं, मैंने आपको बता दिया अजैविक घटक मतलब क्या है। अजैविक एबायोटिक कंपोनेंट सभी निर्जीव घटक, अर्थात निर्जीव का मतलब क्या है, जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है। जैसे हवा, क्या हवा के अंदर जीवन पाया जाता है क्या, नहीं। पानी, भूमि, प्रकाश और तापमान आदि मिलकर अजैविक घटक है वो बनाते हैं। अब देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि पारितंत्र घटक कितने हैं, दो। एक होता है जैविक घटक और एक होता है अजैविक घटक। यानी इसी अध्याय में दोनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, इसके अलावा कुछ भी चर्चा नहीं करने वाले हैं। जैविक घटक है इसका मतलब इसमें जीवन है वो पाया जाता है, और अजैविक घटक इसका मतलब इसमें जीवन नहीं पाया जाता है। नाम से आपको सीधा पता चल रहा है। जैविक घटक का मतलब है सभी जीव घटक जैसे पौधे जानवर सूक्ष्म जीव फफूंदी आदि मिलकर जैविक घटक का निर्माण करते हैं। इनमें देखो सभी, क्या जानवरों के अंदर जीवन नहीं पाया जाता है, यस। सूक्ष्म जीवों में यस, फफूंदी यस। यानी सभी जैविक घटकों के अंदर क्या पाया जाता है, जीवन पाया जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं जैविक घटक बोलते हैं। आहार के आधार पर जैविक घटकों को निम्न भागों में बांटा गया है। यानी आहार के आधार पर देखते हैं तो जैविक घटकों को निम्न भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग है देखो। अब देखो एक नंबर आपको ध्यान रखना है उत्पादक, एकदम आसान भाषा में आपको समझना है। उत्पादक यानी प्रोड्यूसर, उत्पादन करते हैं ये सभी हरे पौधे। अब देखो सभी हरे पौधे, पेड़ पौधों की बात हो रही है। नील हरित शैवाल, आपने नील हरित शैवाल तो देखी होगी, जिसे स्पाइरो वगैरह भी बोलते हैं। अपना भोजन शर्करा व स्टार्च अकार्बनिक पदार्थों से सूर्य की रोशनी का प्रयोग करके बनाते हैं। ये होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। आपने छोटी कक्षा में इस प्रकार की एक प्रक्रिया पढ़ी होगी। जैसे मान लो हरे पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं, भोजन का निर्माण है वो करते हैं। जैसे मान लो ये कोई पौधा है, ये सूर्य है, इस सूर्य से क्या कर रहे हैं, प्रकाश का क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। सूर्य से आने वाले प्रकाश प्लस इस पौधे को चाहिए CO2, प्लस इसको CO2 चाहिए, और जड़ों द्वारा ये क्या करता है, खनिज और जल इन सब का ये क्या करता है, अवशोषण करता है, और बदले में ये क्या करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है, और प्लस में कार्बोहाइड्रेट है वो देता है। इस प्रकार से ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो होती है। अब आपको पता है कि पौधों के अंदर एक भाग होता है पत्तियां। पत्तियों का कार्य, पत्तियों के अंदर होता है रंध्र। रंध्र का कार्य एक तो होता है गैसों का आदान प्रदान,
और दूसरा होता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो करना। तो पत्तियों के अंदर एक वर्णक पाया जाता है क्लोरोफिल, ये नाम आपने सुना होगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। यह आपको और ध्यान रखना है प्रकाश संश्लेषण के संबंध में। इस अध्याय में नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि प्रकाश संश्लेषण है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो आगे हम बात करते हैं जैविक घटक के बारे में, हो गया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। उत्पादक का मतलब क्या है कि पेड़ पौधे आगे, नील हरी शैवाल आगे, ये अपना भोजन है ये खुद बनाते हैं, एक कार्बनिक पदार्थों से सूर्य की रोशनी का प्रयोग करके ये बनाते हैं। ये होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। अब देखो अगला है उपभोक्ता। अब देखो अगर उत्पादक नहीं होगा तो क्या उपभोक्ता होगा? क्या नहीं। उपभोक्ता का मतलब है ऐसे जीव जो अपने निर्वाह यानी अपनो जीवन को चलाने के लिए, जीवन व्यतीत करने के लिए परोक्ष मतलब डायरेक्ट या अप्रोक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। अर्थात मान सकते हैं अगर उत्पादन नहीं होगा तो उपभोक्ता भी नहीं होगा। अर्थात उपभोक्ता उत्पादन पर क्या है? निर्भर रहते हैं, चाहे परोक्ष रूप से चाहे अपरोक्ष रूप से, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रूप से बात करते हैं। तो अब इनको पूरा मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाऊंगा क्या है उपभोक्ता उत्पादक। अब देखो आगे हम पढ़ने वाले हैं कि उपभोक्ताओं को निम्न प्रकार से बांटा गया है कि उपभोग करने वाले, देखो जैसे मान लो शाकाहारी यानी आपको नाम से स्पष्ट है शाक आहारी। शाक आहारी यानी शाक का आहार करने वाले। शाक आहारी का मतलब क्या है? शाक का आहार करने वाले। अगर इसका संधि छेद करेंगे तो बनेगा शाक प्लस आहारी अर्थात शाकाहारी। पौधे में पत्ते खाने वाले जीव, बकरी, ये इनके बारे में जानते हो, ये क्या करते हैं? पेड़ पौधों को खाते हैं यानी शाक को खाते हैं। अब देखो अगला है मांसाहारी। मांस प्लस आहारी अर्थात मांस का आहार करने वाले, ये हो गए मांसाहारी, मांस खाने वाले जैसे शेर, मगरमच्छ। ये सर्वहारी, सर्वाहारी, सर्वाहारी अर्थात शाक भी खा सकती है और मांस भी खा सकते हैं। तो पौधे में मांस दोनों खाने वाले जीव, कौवा भी हो सकता है, मनुष्य भी आपको बताया सर्वहारी है। मनुष्य मांस भी खाता है और शाक भी खाता है, और कौवे का आपको बताया कौवा मांस भी खाता है और झाड़ियां शाक भी खाता है। अब देखो इसके साथ में एक और है परजीवी। परजीवी, परजीवी का मतलब क्या है? नाम से स्पष्ट हो रहा है परजीवी अर्थात दूसरे जीव के शरीर में रहने में भोजन लेने वाले जीव, जैसे जू। जू तो आपने सुनी होगी, अमरबेल, ये सारे के सारे दूसरे जीव में रहते हैं एवं उनसे भोजन है वो लेते हैं। अब देखो अगला है अपघटन। अब देखो हमने उत्पादक के बारे में चर्चा कर ली, उपभोक्ता के बारे में चर्चा कर ली, अब चर्चा करेंगे अपघटक के बारे में। अपघटक का मतलब होता है तोड़ना। नाम से स्पष्ट हो रहा है। पूरा एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दोबारा बताऊंगा किस प्रकार से उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक तीनों होते हैं। अब देखो फफूंदी व जीवाणु जो कि मरे हुए जीव व पौधों के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं। इस प्रकार अपघटक स्रोतों की भरपाई में मदद है वो करते हैं। ये स्रोतों की भरपाई में मदद करते हैं। देखो किस प्रकार से। अब देखो इनको थोड़ा सा डीपली दोबारा समझ लेते हैं कि हमें इन तीनों चारों चीजों के बारे में समझना है कि प्रकाश सर्वप्रथम हमें देखना है उपभोक्ता। जैसे मान लो ये सूर्य का प्रकाश है, आम भाषा में समझना है थोड़ा ध्यान लगा के। सूर्य का प्रकाश आ रहा है, पौधा है वो यूज में ले रहा है, पौधा यूज में लेके और भोजन का निर्माण है वो कर रहा है। पर जड़ों द्वारा आपको पता है कि किसका उपयोग कर रहा है? जड़ों द्वारा खनिज है, लवण है, जल है, ये जड़ों के द्वारा अवशोषित करके जाइलम का कार्य ये क्या करता है? उत्तक पाया जाता है इनमें, ये पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंच जाता है। अब देखो पौधे क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। तो पौधे हो गए उत्पादक, नाम से स्पष्ट हो रहा है। पौधे क्या हो गए? उत्पादक। क्या पौधे किसी पर निर्भर है? क्या नहीं है, बल्कि पौधे भोजन है वो अपना स्वयं बनाते हैं, इसलिए सब पोषी भी बोलते हैं पौधों को। अब देखो क्या हुआ कि इस पौधे को किसी मान लो बकरी ने खा लिया, तो क्या बकरी वैसे तो शाकाहारी है, तो शाकाहारी किस में आता है? उपभोक्ता में। अब बकरी ने खाया, अब बकरी ने खाने के बाद बकरी ने अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाला, अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाला या बकरी की मान लो मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद इसका हुआ अपघटन। क्या हुआ? अपघटन या
अब देखो अपग्रहण का मतलब क्या है, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना। जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में क्या है, तोड़ना। यानी पौधे को बकरी ने खाया और बकरी की जब मृत्यु हुई या बकरी ने अपशिष्ट को निकाला, जो भूमि के अंदर गए जो सूक्ष्म जीव है, इन्होंने क्या किया, इनको जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ के और इन स्रोतों को क्या कर दी, वापस भरपाई कर दी और जमीन के अंदर वापस ये पोषक तत्व चले गए। पोषक तत्व जाने के बाद वापस ये पेड़ पौधों के द्वारा वापस है वो उत्पादक में आगे। इस प्रकार से ये प्रक्रिया है वो चलती रहती है। अब देखो इससे आगे फिर से हम देखते हैं आहार श्रृंखला, नाम से स्पष्ट हो रहा है, फूड चेन बोलते हैं। अब देखो श्रृंखला, जैसे मान लो अब आहार का मतलब होता है भोजन और श्रृंखला यानी भोजन की एक क्या बनेगी, श्रृंखला बनेगी, लंबी एक चेन बनेगी, इसे बोलते हैं चेन। जिस प्रकार से आपने देखिए साइकिल की चेन होती है ना, चेन एक से एक जुड़ के पूरी चेन का निर्माण होता है ना, उसी प्रकार से एक लंबी चेन बनेगी। बस किस प्रकार से बनेगी वही ध्यान रखना, आहार चेन यानी फूड की चेन बनने वाली। अब देखो आहार श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं। आहार श्रृंखला यानी एक जीव क्या करता है, दूसरे जीव को भोजन के रूप में है वो खाता है। देखो किस प्रकार से, अब मान लो घास है, ये घास हो गई यहाँ, अब इस घास को हिरण ने खा लिया। किसने खाया, हिरण ने, ये होगी घास। और इस घास को खा लिया हिरण ने, हिरण को खा लिया भाई शेर ने। हिरण को किसने खा लिया, शेर ने। तो शेर सीधा घास को नहीं खाता है, ये इस प्रकार से एक चेन बनती, घास को खाता है हिरण, हिरण को खाता है शेर, खाता है ना शेर। तो क्या हिरण शेर को खा सकती है क्या, नहीं। तो इस प्रकार से एक लंबी है वो चेन है वो बन रही, यही है आहार श्रृंखला। एक जीव क्या करते हैं, दूसरे जीव को भोजन के रूप में वो खाते हैं, इसे कहते हैं आहार श्रृंखला। उदाहरण तो एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोष स्तर कहलाता है। अब देखो जैसे मान लो घास को हिरण ने खाया, तो क्या घास की ऊर्जा हिरण के अंदर स्थानांतरित नहीं हुई, यस हुई। अब हिरण ने घास की ऊर्जा ली, क्या हिरण को अगर शेर ने खाया तो शेर के अंदर हिरण की ऊर्जा स्थानांतरित नहीं हुई, हुई। क्यों नहीं हुई, यही तो आहार श्रृंखला है। एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में क्या करता है, खाता है और अपना जीवन चलाता है। यानी एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का क्या होता है स्थानांतरण, इसे कहते हैं पोषी स्तर। क्या बोलते हैं, पोषी स्तर। यानी ऊर्जा का क्या होता है स्थानांतरण, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं पोषी स्तर। ये ध्यान रखना, यहां से एग्जाम के अंदर आ सकता है। अब एक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशा में होता है। ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है, एक ही दिशा में। जैसे मान लो, अब मान लो घास है, घास है, तो घास को हिरण ने खाया, क्या ये एक दिशा में नहीं चल रही है क्या, क्या शेर को हिरण खाता है, नहीं। क्या हिरण को घास खा सकता है, नहीं। तो मान के चलो ये एक ही दिशा में ये प्रक्रिया चलती है, और ये ऊर्जा का क्या होता है, एक ही दिशा में ऊर्जा का क्या होता है स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होती है ऊर्जा। हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा का 1% भाग जो पत्तियों पर पड़ता है अवशोषित करता है। अब देखो 1% भाग है, मान के चलो सूर्य से 1% भाग है, ये पौधे क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, मात्र 1%। अब 1% किसने अवशोषित कर लिया, पौधों ने कर लिया अवशोषित। अब पौधों को आपको बताया पौधे उत्पादक है, उनको उपभोक्ता खाएंगे, उसके बाद उनका अपघटन होगा। पत्तियों में पड़ता है अवशोषित करते हैं। आगे देखो 10% का ये नियम क्या है कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। अर्थात सूर्य से 1% ऊर्जा मिली, ये मिली पौधों को, वापस इस 1% का हो जाएगा 10%। ये मान लो उस पोषी स्तर को वापस से उस 10% मिलने के बाद वापस 100% हो गई, इस 10% का वापस 10% अगले पोषी स्तर को मिलता जाएगा। इस प्रकार से ये प्रक्रिया है वो चलती है। अर्थात एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है, जबकि 90% ऊर्जा वर्तमान पोषी स्तर में जैव क्रियाओं में उपयोग होती है। अब देखो 90% जो एनर्जी है, ये जो वर्तमान का जो पोषी स्तर है उसमें जैव क्रियाओं को संपन्न करने के लिए, यानी जो जीव की जो जितनी भी क्रियाएं हैं उनको संपन्न करने के लिए होता है। अर्थात कोई भी मान लो किसी जीव को अगर आहार श्रृंखला होती है, उस जीव में जैसे मान लो घास है, घास से 10% एनर्जी है वो हिरण के अंदर जाएगी, और हिरण की जो वापिस एनर्जी है जो 10% घास ने ली थी, घास ने ली थी, उस 10% का वापिस 10% है
वो अगर शेर हिरण को खाता है तो उसके पास जाती है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना। अब देखो उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत बड़ी कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण होते हैं। अब देखो हमने चर्चा की है कि एक पोषक स्तर में दूसरे पोषक स्तर में ऊर्जा का केवल 10% ही क्या होता है, स्थानांतरण होता है। ये देखो इस पिरामिड को समझना, ये है उत्पादक। अब मान लो एक उत्पादक के पास 1000 किलो जूल या कैलोरी भी बोल सकते हैं, किलो जूल ये ऊर्जा थी, मान लो उत्पादक के पास थी। अब उत्पादक को पता, आपको पता ही है उपभोक्ता खाता है। जब उपभोक्ता ने खाया तो 1000 का 10% कितना हो गया, ये है 1000। ये करते हैं 10%, तो इनका आंसर आता है 100, अर्थात 100 कैलोरी जूल है। ये किसके पास आती है, परात्म उपभोक्ता। वापिस 100 कैलोरी जूल की 10%, तो आपको पता है 100 का 10% कितना होता है, 100 का 10% 10 होता है। तो ये 10 किलो कैलोरी जूल है, ये जाती है द्वितीय उपभोक्ता के पास। वापिस 10 का 10% लेंगे तो 10 का 10% आपको होता है 1 होता है। ये 1 किलो कैलोरी है, ये तृतीय उपभोक्ता के पास जाएगी। अगर वापिस चतुर्थ कोई उपभोक्ता है तो वापिस 1 का 10% लेंगे तो 0.1 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया वो चलती रहेगी, यही 10% का रूल है। तो 10% का रूल दोबारा देख लो। जब पोषक स्तर है, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जबकि 90% ऊर्जा वर्तमान पोषक स्तर में जैव क्रियाओं में उपयोग है वो होती है। ये ध्यान रखना। ये सेम टू सेम नोट्स है, ये लिखाया हुआ भी है। अब देखो बात हम करते हैं जैव संवर्धन। जैव संवर्धन आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा में एक पोषक स्तर से दूसरी पोषक स्तर में जाने वृद्धि होती है, इसे जैव संवर्धन कहते हैं। अर्थात आहार श्रृंखला में एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जैसे जैसे जाते हैं तो उनमें हानिकारक जो रसायन है उनमें क्या होती है, वृद्धि होती है। यानी जैसे जैसे जाते हैं, जैसे घास घास हिरण, हिरण खाता है शेर, जैसे जैसे एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में बढ़ते हैं तो हानिकारक रसायनों की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। ऐसे रसायनों की सबसे अधिक मात्रा मानव शरीर में होती है। अब देखो मानव शरीर है के अंदर इन रसायनों की मात्रा क्या होती है, हानिकारक रसायनों की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। ये वैसे मेंटेन रहता है इस प्रकार से। अब देखो हमने आहार श्रृंखला के बारे में पढ़ लिया, पूर्ण चयन के बारे में। अब पढ़ेंगे आहार जाल। किसके बारे में, आहार जाल। तो आहार जाल को पढ़ने से पहले आहार श्रृंखला को याद कर लो। आहार श्रृंखला यानी एक जीव दूसरे जीव को खाता है और एक इस प्रकार से एक लंबी श्रृंखला बन जाती है और एक ही दिशा में चलती है। एक दिशा में ऊर्जा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। अब देखो बहुत सारी अगर आहार श्रृंखला मिल जाएगी ना तो किसका निर्माण करेंगी, आहार जाल का। देखो आहार श्रृंखला आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़ी होती है, जो एक जाल का रूप धारण कर लेती है उसे आहार जाल है वो कहते हैं। तो आहार श्रृंखला मिलकर के प्राकृतिक रूप से आहार जाल का निर्माण करती है। इसके बारे में इतना ध्यान रखना। जैसे मान अब पौधे को खाया तिलचट्टे ने, कॉकरोच बोलते हैं इसे, तिलचट कॉकरोच खाया मेंढक ने, मेंढक को खा गया सांप, सांप को खा गया चील। अब देखो ये जाल इस प्रकार से होती है ना, इस प्रकार से जाल, ये इस प्रकार से जाल होती है। अब जाल आपने देखी होगी, ट्रैप बोलते हैं। अब देखो पौधे को खरगोश ने खा लिया, खरगोश को किसने खा लिया, लोमड़ी ने खा लिया। तो खरगोश को चील भी खा सकता है और पौधे को चूहा भी खा सकता है और चूहे को चील भी है वो खा सकता है। इसका मतलब चील सबको खा सकता है, खरगोश को भी खा सकता है, सांप को भी खा सकता है, लोमड़ी को भी खा सकता है, चील क्यों नहीं खा सकता, खा सकता है। अब देखो ये हो गई एक आहार जाल। अब देखो बात हम करते हैं पर्यावरण की समस्याओं के बारे में। तो क्या आज मनुष्य इतना लालच में आ गया है कि उनको पता ही नहीं है कि पर्यावरण क्या महत्व क्या है, पर्यावरण की वैल्यू क्या है। किस प्रकार से मनुष्य आज लालच में आके अंधाधुंध वनों की कटाई करता जा रहा है, प्रदूषण को बढ़ाता जा रहा है। तो आने वाला समय क्या जीवन हमारा खतरे में नहीं जाएगा? यस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं जाएगा, जाएगा क्योंकि मनुष्य इसी प्रकार से अगर अंधाधुंध वनों की कटाई करता गया और अंधाधुंध इस प्रकार से पर्यावरण को हानि पहुंचाता गया तो मान के चलो कठिनाई होने वाली है। विभिन्न प्रकार की बीमारियां है वो पर्यावरण के द्वारा
विभिन्न प्रकार का पर्यावरण अगर शुद्ध नहीं रहेगा तो लोगों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं वो होगी। तो पर्यावरण की समस्या में देखते हैं कि पर्यावरण में बदलाव हमें प्रभावित करता है और हमारी गतिविधियों को भी पर्यावरण को प्रभावित करती है। इसमें पर्यावरण में धीरे धीरे गिरावट आ रही है, जिससे पर्यावरण की समस्या उत्पन्न होती है। जैसे प्रदूषण, मैंने आपको बताया प्रदूषण और वनों की कटाई ये मुख्य रूप से शामिल है। अगर हमारा पर्यावरण प्रदूषित है अर्थात शुद्ध नहीं है, दूषित है, तो क्या हम ढंग से सांस ले सकते हैं? क्या नहीं। तो बहुत सारी बीमारियां हैं वो आपको बताएगा। हमारे शरीर को अच्छी ऑक्सीजन चाहिए, जीने के लिए अच्छी ऑक्सीजन चाहिए। अगर वनों की कटाई कर देंगे फिर भी पर्यावरण है वो खतरे में चला जाएगा, गैसों की अनियमितता हो जाएगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगा। और अगर ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो मानव जाति ऑटोमेटिक से, मानव जाति तो क्या पूरा जितना भी जो जैविक घटेगा ये पूरा का पूरा खतरे में है वो आ जाएगा। अब देखो बात हम करते हैं ओजोन परत के बारे में। ओजोन परत की बात करते हैं। ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण है जो कि सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित करती है। इस प्रकार से जीवों की स्वास्थ्य संबंधी हानियां जैसे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र, पौधों का नाश आदि से रक्षा करती है। अब देखो इसकी बात हम करते हैं। जैसे मान लो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर जैसे मान लो ये एक परत है जिसका नाम है ओजोन परत। अब ये ओजोन परत क्या करती है? ओजोन परत है ये सूर्य से आने वाले हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें है ना, इनका क्या कर लेती है? अवशोषण करती है और धरती पे आने से क्या करती है? रोकती है। अर्थात पृथ्वी पर आने की क्या करती है? रोकती है। अगर ये हानिकारक किरणें रुक जाएगी तो त्वचा और कैंसर, त्वचा का कैंसर, मोतियाबिंद, मोतियाबिंद आप जानते ही हो, आंखों के अंदर व्हाइट व्हाइट कलर का जो लेंस से खराब हो जाता है, व्हाइट व्हाइट कलर का दूध जैसा पदार्थ जम जाता है। कमजोर, हमारी प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाएगा, पौधों का नाश होगा, आदि प्रक्रियाएं देखने को हमें मिलेगी। मुख्य रूप से ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, ध्यान रखना। और वायुमंडल की बात करते हैं तो वायुमंडल विभिन्न प्रकार की 5 प्रकार की परतें पाई जाती है। इनमें से ओजोन परत ये समताप मंडल में पाया जाता है। ये ध्यान रखना। यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि ओजोन परत है वो किस मंडल में पाई जाती है, तो होगा समताप मंडल में, जो कि हमारे वायुमंडल का हिस्सा है। जमीनी स्तर पर ओजोन एक घातक जहर है, O3 बोलते हैं। जमीनी स्तर देखते हैं तो जमीनी स्तर पर ओजोन एक क्या है? घातक जहर है। अब देखो ओजोन का निर्माण। अब ओजोन के निर्माण की बात करते हैं तो ओजोन का निर्माण निम्न प्रकाश रासायनिक क्रिया का परिणाम है। देखो O3 ये पराबैंगनी विकिरण मिलती है प्लस O प्लस O, जब O2 टूटता है ना, 2 O का क्या है? ये अणु है। O2 प्लस एक नवजात ऑक्सीजन मिलता है तो O3 ओजोन का निर्माण है वो हो जाता है। इस प्रकार से आप ध्यान रखना। अब देखो ओजोन परत का ह्रास, यानी किस प्रकार से आज ओजोन परत का ह्रास होता जा रहा है। लोगों की, जैसे लोग प्रदूषण फैलाते हैं, यानी क्या करते हैं? प्रदूषण फैलाते हैं, वनों की कटाई करते हैं, लालच में आके देखते नहीं है कि कितना पर्यावरण को प्रदूषण होगा। अब देखो 1985 में पहली बार अंटार्कटिका में ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी गई, जिसे ओजोन छिद्र के नाम से जाना जाता है। अब देखो ओजोन छिद्र है या ब्लैक होल के नाम से भी हमें जान सकते हैं। ओजोन परत का ह्रास होने का मतलब है इस परत की मोटाई में कमी आ जाती है, और ये सर्वप्रथम 1985 में अंटार्कटिका में देखा गया था, ये ध्यान रखना। और ये ओजोन छिद्र के नाम से जाना जाता है। ओजोन की मात्रा में इस तीव्रता से गिरावट का मुख्य कारक है मानव संश्लेषित रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ध्यान रखना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है और कार्बन भी है। ये चारों के चारों चारों कैसे मिली हुई है, जिसे बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिनका उपयोग शीतलन व अग्निशमन के लिए किया जाता है। शीतलन यानी आपको पता है फ्रिज के अंदर, एसी के अंदर इनमें किया जाता है। अग्निशमन यानी आग को बुझाने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। या 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, संयुक्त राष्ट्रीय कार्यक्रम यानी यूनियन नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम सर्वोन्मुखी बनी कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। इसे बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, ये ध्यान रखना। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में ध्यान रखना। अब देखो हेडिंग है कचरा प्रबंधन। कचरा प्रबंधन की बात करते हैं तो आज के समय में अपशिष्ट निपटान एक मुख्य समस्या है जो कि हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती है। हमारे जीवन शैली के कारण बहुत बड़ी मात्रा में कचरा इकट्ठा हो जाता है।
अब देखो आज की दुनिया में समस्या, एक बहुत बड़ी समस्या उभर के आ गई है कचरा प्रबंधन की, यानी कचरे का अच्छी तरीके से प्रबंधन नहीं हो रहा है, जिसके कारण पर्यावरण को बहुत ज्यादा क्षति हो रही है, बहुत ज्यादा हानि हो रही है। तो आज के समय की बात करते हैं तो अवशेष निपटान एक मुख्य समस्या है जो हमारे पर्यावरण को क्या करता है, प्रभावित करता है। हमारे जीवन शैली के कारण बहुत बड़ी मात्रा में कचरा इकट्ठा हो जाता है। बदलती जीवन शैली, आज थोड़ा अलग तरीके से लोग जी रहे हैं। कचरे में निम्न पदार्थ होते हैं। अब देखो कचरे में कौन कौन से पदार्थ होते हैं। एक होता है जैव निम्नकरणीय पदार्थ, अर्थात पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण छोटे घटकों में बदल जाता है। ये पदार्थ ज्यादा हानिकारक नहीं होते हैं, ये तो बल्कि लाभदायक भी होते हैं। ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या हो जाता है, ये घटक टूट जाते हैं छोटे छोटे घटकों के अंदर और वापिस है ये भूमि में मिल जाते हैं। इनका जैसे मान लो फल है, सब्जियों के छिलके, सूती कपड़ा, जूट, कागज इत्यादि, ये सारे के सारे जैव निम्नीकृत पदार्थ है। ये जैव निम्नीकृत पदार्थ जैसे जो पदार्थ सूक्ष्म जीव कण घटकों में परिवर्तित नहीं होते हैं, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, संश्लेषित रेशे, धातु, रेडियोएक्टिव अपशिष्ट, धातु, सूक्ष्म जीव, एंजाइम उत्पन्न करते हैं जो पदार्थों को छोटे घटकों में बदल देते हैं। एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं, इसलिए सभी पदार्थों का अपघटन नहीं कर सकते। अब देखो इनसे सूक्ष्म जीव एंजाइम उत्पन्न करते हैं और ये एंजाइम विशिष्ट घटकों पर ही कार्य करते हैं, बल्कि सभी घटकों पर क्रिया है वो नहीं करते हैं। इसलिए जो प्लास्टिक हो गई, पॉलिथीन हो गई, संश्लेषित रेशे, धातु, रेडियोएक्टिव अपशिष्ट इत्यादि, इनका है वो अपघटन नहीं हो पाता है, अर्थात ये जटिल से सरल में नहीं टूट पाते हैं, जिसके कारण मुख्य रूप से ये पर्यावरण को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हानि पहुंचाते हैं। अर्थात इनमें देखते हैं तो अजैव निम्नीकृत जो पदार्थ है ये पर्यावरण को बहुत ज्यादा हानि पहुंचाते हैं। ये तो जो जैव निम्नीकृत पदार्थ हैं ये तो क्या हो जाते हैं, जमीन के अंदर मिल जाते हैं टूट के छोटे छोटे घटकों में, क्योंकि जो सूक्ष्म जीव है ये एंजाइम स्रावित करते हैं और ये एंजाइम जैव निम्नीकृत पदार्थों को तोड़ के जमीन में मिला देते हैं, भूमि में क्या करते हैं, मिला देते हैं और वापिस पौधे क्या करते हैं, इनका अवशोषण करके वृद्धि करते हैं, पौधों को आवश्यक पोषक तत्व मिल जाता है। इस प्रकार से ये चक्कर है वो चलता रहता है। लेकिन प्लास्टिक, पॉलिथीन, संश्लेषित रेशे, धातु, रेडियोएक्टिव अपशिष्ट, इनका है वो अपघटन नहीं होता है, अर्थात ये नहीं टूटता है। तो क्या ये इकट्ठा नहीं हो गया होगे। अब लास्ट हेडिंग है कचरा प्रबंधन की विधियां। कचरा प्रबंधन विधियां की बात करते हैं। जैव मात्रा संयंत्र है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कचरा इस संयंत्र द्वारा जैव मात्रा में खाद में परिवर्तित किया जा सकता है। अब देखो जैव निम्नीकृत पदार्थों को अगर इनका प्रबंधन करना है, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट अच्छी तरीके से अगर इनका निपटान करना है तो कैसे करेंगे। अब देखो एक होता है जैव मात्रा संयंत्र, जैव निम्नीकृत पदार्थ जैसे कचरा, इन संयंत्र द्वारा जैव मात्रा व खाद में परिवर्तित किया जा सकता है। खाद में प्रयुक्त करके वापिस खेतों में डाल के अच्छी खासी फसल है वो ले सकते हैं। सीवेज, सीवेज उपचार तंत्र, नाली के पानी को नदी में जाने से पहले इस तंत्र का संशोधित किया जाता है। जो आपको बताया कि नली जो नालियां हैं इनमें बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट होता है, इनको ये नालियां जाके नदियों में मिलती है और नदियों में जल प्रदूषण को क्या करती है, बढ़ाती है। ये नदियों में जाने से पहले इन नालियों का जो पानी है ये एक तंत्र के द्वारा संशोधित किया जाता है, अर्थात इस पानी को साफ किया जाता है और जितने भी अपशिष्ट हैं उनको अलग कर लिया जाता है और उसके बाद में पानी को नदी के अंदर छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। कूड़ा भराव क्षेत्र, कचरा निचले क्षेत्र में डाल दिया जाता है और दबा दिया जाता है। ये भी एक बहुत तगड़ा तरीका है। जो कचरा है निचले क्षेत्र में डाल दिया जाता है और दबा दिया जाता है, जिसके कारण ये कचरा धीरे धीरे सूक्ष्म जीवों द्वारा छोड़े गए एंजाइम के द्वारा ये धीरे धीरे ये क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है और भूमि के अंदर मिल जाता है। और कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग जैविक कचरा कंपोस्ट गड्ढे में भरकर ढक दिया जाता है मिट्टी के द्वारा। 3 महीने में कचरा खाद में बदल जाता है। ये तो अच्छा खासा तरीका है। जैसे मान लो ये कोई गड्ढा है, अब घर के अंदर जितने भी सामग्री है जैविक अजैविक घटकों की इस गड्ढे में डाल दो, डालने के बाद उसको मिट्टी से ऊपर क्या कर दो, ढक दो। ढकने के बाद 2 से 3 महीने के बाद इनको देखेंगे तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, खाद में, क्योंकि ये भूमि के अंदर पाए जाते हैं सूक्ष्म जीव और ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, खाद के अंदर ये जैव निम्नीकृत पदार्थों में धीरे धीरे सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं और सूक्ष्म जीव एंजाइम को रिलीज करते हैं और ये एंजाइम
क्या करते हैं, इनको अपघटन करके तोड़ के भूमि में मिला देते हैं और खाद बना देते हैं। और इन खाद में बहुत ज्यादा पोषक तत्व विद्यमान होते हैं, और अगर इस खाद को फसल में डाला जाए तो फसल बहुत अच्छी हो सकती है, अच्छी पैदावार है वो हो सकती है। इस प्रकार से कचरे का प्रबंधन कर सकते हैं और फायदा भी हम ले सकते हैं। अब देखो पुनः चक्रण है, यानी अजैव निम्नीकृत पदार्थ कचरा पुनः इस्तेमाल के लिए नए पदार्थों में बदल दिया जाता है। यानी अजैव निम्नीकृत पदार्थों को करेंगे, यानी कि आपको बताइए अजैव निम्नीकृत पदार्थ है, इनका अपघटन है वो नहीं होता है, क्योंकि सूक्ष्म जीव इनका अपघटन नहीं करते, इसलिए इनका पुनः चक्रण करेंगे, रिसाइकल कर देंगे, दोबारा कोई अन्य चीज बना देंगे। अगली हेडिंग है पुनः उपयोग। यह एक पारंपरिक तरीका है जिसमें एक वस्तु का पुनः पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अखबार से लिफाफे बनाना। अब देखो, अब हम दुकान जाते हैं तो प्लास्टिक की थैली लेके आ जाते हैं, ये हमें नहीं करना है, बल्कि जैसे मान लो अखबार आता है तो अखबार के लिफाफे बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे, जैसे मान लो हमने देखा है कि जैव निम्नीकृत पदार्थ है, जैसे हो गया, जैसे जैव निम्नीकृत पदार्थ पता है कि जो सब्जियों का कचरा है और ये छिलके, सूती कपड़ा, जूट, कागज इत्यादि, तो कहीं ना कहीं अगर हम किसी भी दुकान में जाते हैं या सब्जी लेकर आते हैं या कुछ भी लेकर आते हैं तो हमें जैव निम्नीकृत पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। जैव निम्नीकृत पदार्थ कौन कौन से होते हैं, ये मान लो सूती कपड़ा है तो सूती कपड़े का अगर कोई भी मान लो थैला है वो आप बना सकते हो, ताकि इसका उपयोग आप है वो दैनिक जीवन में सामग्री को लाने के लिए कर सकते हो, क्योंकि ये जैव निम्नीकृत है, इनको सूक्ष्म जीव गला के भूमि में मिला सकते हैं, ये एंजाइम विशिष्ट तरीके से कार्य करते हैं, आपको बताइए। और अजैव निम्नीकृत ये भूमि के अंदर नहीं मिल पाता है, इस प्रकार से ये प्रबंधन कर सकते हैं। आपको पता है कागज का थैला भी आता है, इसका भी हम उपयोग कर सकते हैं, ये भी पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है। और जूट की बोरी आती है, उनका जूट के जो थैले होते हैं उनका भी उपयोग करके हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। ये बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा हमारे पर्यावरण को बचा सकते हैं प्रदूषित होने से, पर्यावरण को खतरे में जाने से। तो अगर पर्यावरण खतरे में चला गया तो कहीं ना कहीं प्रत्येक जीव पर खतरा है वो आ जाएगा। तो आने वाला समय आपका है, तो इसलिए पर्यावरण को सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।